Hello friends, welcome to Digital Studies Be the Excellence and Beat the Exam। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में थ्योरी के प्रत्येक टॉपिक पर डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं, कि विभिन्न राज्य एवं केंद्र व अन्य भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित और अभियंता मैकेनिकल पदेत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। एक नज़र में पूरी कंप्लीट मैकेनिक्स के कितने क्वेश्चंस लगभग आ सकते हैं, कितने आते हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रत्येक वीडियो में फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट्स किया था पीडीएफ के लिए और बुक के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बुक और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगर आपकी इच्छा करेगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम के एक दिन 2 दिन पहले अगर एक नज़र देख लेंगे आप लोग, तो सारी पढ़ाई आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा भी होगा, चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला देखते हैं कि 1 kg बराबर होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आए हुए, 9.8 न्यूटन के बराबर। 1 kg बराबर 9.8। दूसरा, परिणामी बल निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? बलों का संयोजन। परिणामी बलों को निकालने को बलों का संयोजन तो के द्वारा होता है। दो बलों P तथा Q का परिणामी क्या होता है, जो थीटा पर कोण कार्य करते हैं? तो रूट, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि R बराबर परिणामी R बराबर करड़ी में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। नेक्स्ट, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे दो बलों P तथा Q का परिणामी क्या होगा? विपरीत है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसलिए R बराबर क्या होगा? P प्लस Q। अगर एक ही दिशा में होंगे तो P प्लस Q, विपरीत में है तो P माइनस Q होगा। नेक्स्ट, थीटा कोण पर दो समान बल P का परिणामी क्या होगा? अब इसमें समान अर्थात Q के स्थान पर अगर हम देखें तो समान बल हैं, अर्थात P बराबर क्या है? P बराबर Q है। तो या Q बराबर P अगर हम मान लेते हैं, P बराबर Q या Q बराबर P, दोनों बल समान हैं। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो P स्क्वायर प्लस 2PQ, Q अर्थात P कास स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कास थीटा और कास थीटा। फिर उसके बाद देखिए ये सॉल्व अगर हम कर लेते हैं, P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर ही हो जाएगा, P इंटू P अर्थात Q का मान P कर देंगे और ये कॉस थीटा हो जाएगा। फिर देखेंगे तो P स्क्वायर में P स्क्वायर, ये P स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये 2P स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉस थीटा, 2P स्क्वायर कॉस थीटा अर्थात 2P स्क्वायर मिल रहे हैं तो कॉमन ले लेंगे। 2P स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 कर देंगे, 2P स्क्वायर मल्टीप्लाई कर अर्थात 2P कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, समकोण पर कार्य कर रहे दो बलों P का परिणामी क्या होगा? √2P होगा, अर्थात 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो अगर देखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या होगा? P स्क्वायर प्लस, और दोनों समान बल हैं तो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कास 90 हो जाएगा, और कास 90 का मान 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। P स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर, और P स्क्वायर 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, P का निकलेगा तो ये हो जाएगा P√2 या √2P कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या? √2P हो जाएगा। समकोण पर कार्य कर रहे दो बलों P का परिणामी क्या होगा? अर्थात दो समान बलों का ही। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कोण पर दो बलों का परिणामी अधिकतम किस पर होता है? 0 डिग्री पर, क्योंकि कास 0 का मान 1 होता है इसलिए 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। मिनिमम किस पर होता है? 90 डिग्री पर मिनिमम होता है। दो बलों का परिणामी न्यूनतम परिणामी किस कोण पर होगा? तो 180 पर न्यूनतम होगा, या 90 पर भी न्यूनतम होगा और 180 पर भी।
किसी बिंदु पर कार्य कर रहे सभी बल साम्यावस्था में होंगे यदि सिग्मा वी और सिग्मा एच दोनों 0 हो जाएंगे तो वो साम्यावस्था अर्थात न्यूट्रल कंडीशन में हो जाएगा। किसी बिंदु पर कार्य कर रहे सभी बल साम्यावस्था में होंगे तो परिणामी क्या होगा? परिणामी आर बराबर, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं वैरिग्नान थ्योरम के अनुसार, सिग्मा वी स्क्वायर प्लस सिग्मा एच स्क्वायर। संगामी बल वे हैं, संगामी बल, संगामी मतलब एक बिंदु पर मिलते हैं, संगामी बल हो जाएंगे। अर्थात प्रत्येक बल अगर एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो वो होंगे संगामी। आगे हम लोग और भी पढ़े थे कि एक तली बल एक ही तल पे काम कर रहे हैं तो एक ही तली पर, अगर एक तल पर काम नहीं कर रहे हैं तो भिन्न तली बल। एक बिंदु पर मिल रहे हैं संगामी बल, एक बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं तो असंगामी बल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पिंड पर कार्य करने वाले बल जब एक ही समतल में हो तो एक ही तल में है तो एक तली बल होगा और एक तल में नहीं है तो भिन्न तली बल होगा। नेक्स्ट लामी का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट, पी बटे साइन अल्फा क्यू बटे साइन आर बटे साइन गामा, जैसा कि हम लोग पढ़े चुके हैं। दो समान तथा विपरीत समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर हो उसे बल युग्म, अर्थात बल युग्म हम मान लेते हैं कोई अगर ढक्कन ही हमें खोलना है बॉटल का तो एक बल इस तरह से और एक बल दोनों की तरफ अगर लगाते हैं तो ये क्या होता है? बल युग्म। बल युग्म होता है कि दो समान तथा विपरीत दिशा में कार्य कर रहे बल अगर एक दूसरे के बीच की दूरी पर कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? बल युग्म कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं एक बल युग्म की कौन सी गति उत्पन्न करती है? एक बल युग्म हमेशा घूर्णन गति उत्पन्न करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सरल रेखीय गति कभी उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये हम मानते हैं कि एक बल इस तरफ लग रहा है एक बल इस तरफ और ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो ये इस तरह का एक वृत्त ही बनाएगा, ये कभी सरल रेखीय गति नहीं करेगी, जो कि कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक अनियमित पिंड कितने गुरुत्व केंद्र से हो सकते हैं? अनियमित पिंड है तो एक से अधिक गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत से हो सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी एक मान लेते हैं टी, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी होगी इसका यहाँ पर होगा, इसका यहाँ और भी होंगे तो उसकी एक से अधिक होंगे गुरुत्व। अगर अनियमित पिंड है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत से होंगे पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयत का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? अगर एक आयत है रेक्टेंगल है मान लेते हैं, ये आयत है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? तो इसके विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर कटेंगे वहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा। वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? अगर एक वृत्त है तो वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? तो वृत्त है तो इसकी सेंटर पर जो होगा वो गुरुत्व केंद्र इसका, इसी पर इसका वेट टिकेगा। तो गुरुत्व केंद्र मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा ही होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जहाँ से वस्तु बैलेंस हो सकती है, रुक सकती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जहाँ पर वस्तुएं बैलेंस हुई है वो उसको गुरुत्व केंद्र कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किसी दिए गए क्षेत्रफल पर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? अब मीटर के पावर 4 या किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी होता है। नेक्स्ट वर्ग का जड़त्व आघूर्ण, वर्ग का जड़ धातु 1/4/12, एक्स अक्ष के परितः खोखले का आयताकार काट का जड़त्व आघूर्ण BD की पावर 12/BD3/12 BD अर्थात खोखले ये आयताकार काट का क्षेत्रफल है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक आयताकार ये है, खोखला है, ये आयताकार है, तो इसका ये हम मानेंगे एक्स अक्ष के सापेक्ष। अगर इसका हम निकालें जड़त्व आघूर्ण तो इसका हम मान लेते हैं कि B है वृत्त और इसका कैपिटल B है, इसका कैपिटल D है हाइट और इसका कैपिटल स्मॉल d है। तो इस तरह से अगर आज जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो BD3/12 माइनस BD3/12 अर्थात एक्स एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो जिसके सापेक्ष निकालेंगे जो रेखा कटेगी, जैसे D कट रहा है तो यही क्यूब होगा। अगर y एक अक्ष ऐसे अगर अक्ष कर लेंगे ये y हो जाएगा, ये y होगा। इन दोनों के सापेक्ष अगर निकालेंगे तो उस समय ये y अर्थात B कट रहा है इसलिए DB क्यूब हो जाएगा। इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो कटेगा वही क्यूब होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वृत्तीय काट का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा?
पाई डी की पावर 4/64। वृत्तीय काट का जड़ता घूर पाई डी की पावर 4/64। खोखले वृत्तीय काट का जड़ता घूर पाई/64 खोखला है, डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, अर्थात खोखला कोई वृत्त है, इसका ये कैपिटल डी है डाया, और छोटे वृत्त का स्मॉल डी। अगर इसका हम जड़ता घूर निकालेंगे तो पाई/64 डी की पावर 4 डी की पावर 4। नेक्स्ट त्रिभुजाकार काट के लिए जड़ता घूर DH³/12। समांतर अक्ष के सिद्धांत के अनुसार जड़ता घूर IP/IG/AH²। वह बल जो पिंड की गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है, घर्षण बल। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि घर्षण बल क्या होगा कि कोई वस्तु अगर चल रही तो उसको रोकने का प्रयास करता है, जो वस्तु रोकने का प्रयास करता है वही घर्षण बल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट किसी पिंड की स्थिर अवस्था में अनुभव किए गए घर्षण बल को स्थैतिक अर्थात रुका हुआ है, तब अगर घर्षण बल कर रहा है तो उसमें क्या हो, स्थित होगा। अगर स्थैतिक घर्षण गतिक घर्षण का अनुपात 1 से अधिक होता है, अर्थात स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होता है और गतिक घर्षण का 1 होता है, तो स्थैतिक घर्षण जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन गतिकी घर्षण। नेक्स्ट देखते हैं, पिंड की गति के दौरान अनुभव किए गए घर्षण, अर्थात गति के दौरान अगर घर्षण हो रहा है तो वो गतिक घर्षण होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्थैतिक घर्षण हमेशा गतिक घर्षण ज़्यादा होता है, ये पता है पहले से हम लोग देखें, और इन दोनों का अनुपात अर्थात स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण, अगर स्थैतिक घर्षण को हम S द्वारा प्रदर्शित करें, गतिक को भी, तो ये अनुपात क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, और स्थैतिक घर्षण ऑलवेज ग्रेटर देन गतिक घर्षण। वह कोण जो अभिलंब प्रतिक्रिया R के बीच कोण बनाता है वो क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। तल के समांतर लगाया गया प्रयास क्या होगा, P=W sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। सीमांतर घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात घर्षण अनुपात कहलाता है। घर्षण गुणांक किस पर निर्भर, केवल सतह की प्रकृति पर, सतह किस प्रकार का है, जो भी फर्श है किस प्रकार का है, तो वो घर्षण गुणांक उसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्क्रू जैक में भार उठाने के लिए प्रयास P=W tan अल्फा प्लस फाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक नज़र आप लोग देख लेंगे तो कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जहाँ तक कोशिश है। स्क्रू जैक की दक्षता tan अल्फा प्लस फाई। स्क्रू जैक की दक्षता अधिकतम होगी जब α=45° - स्क्रू जैक की दक्षता नीटा मैक्स अधिकतम कब होगी, 1 - sin φ/1 + sin। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई चक्कर रेलवे SSC में भी आ चुका है। नेक्स्ट आदर्श मशीन, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि आदर्श मशीन है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, आदर्श मशीन होती है, अर्थात जितना हम उसको ऊर्जा देंगे उतना अगर वर्क करता है तो आदर्श मशीन होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उठाया गया भार तथा लगाया गया प्रयास का अनुपात क्या होता है, यांत्रिक लाभ कहलाता है। यांत्रिक लाभ तथा वेगानुपात का अनुपात क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात WIP, जैसा हम लोग पढ़े थे। वेगानुपात तथा यांत्रिक लाभ एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दक्षता अगर कांस्टेंट हो और एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो वेगानुपात और यांत्रिक लाभ एक दूसरे के समानुपाती होंगे। यांत्रिक लाभ वेगानुपात के बराबर होता है एक आइडियल मशीन में, अर्थात अगर आइडियल मशीन है जितना हम उसको ऊर्जा देंगे उतना अगर वो वर्क भी करता है तो वो आदर्श मशीन कहलाता है। इसलिए दोनों बराबर, उस कंडीशन वेगानुपात और यांत्रिक लाभ बराबर होंगे आइडियल मशीन में। यांत्रिक लाभ वेगानुपात से कम होता है वास्तविक मशीन में, अर्थात एक भी कम हो गया या हमने जितना ऊर्जा दिया वो मशीन उतना उससे ज़्यादा काम कर दिया, या जितना ऊर्जा दिया उससे कम काम किया, एक भी कम हुआ तो वो वास्तविक मशीन होगा। जितना ऊर्जा देंगे उतना अगर वो मशीन काम भी कर देगी, उतना वर्क दे देगी, तो वो आदर्श मशीन कहलाएगा। नेक्स्ट उत्क्रमणीय मशीन अर्थात रिवर्सिबल मशीन है कि जिसकी एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा है। कोई बाइक जैसे हम मान लेते हैं वो 1 लीटर में 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है,
तो अगर उसको उसमें हमने 1 लीटर पेट्रोल डाला, वो 50 से ज़्यादा चल गया तो वो उत्क्रमणीय अर्थात रिवर्सिबल, 50 से कम चला तो अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होता है। स्क्रू जैक की दक्षता एक अनुक्रमणीय मशीन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ लॉकिंग मशीन की दक्षता 50% से कम होती है। मशीन का नियम P बराबर mw+c, यांत्रिक लाभ 1/m होता है, मैक्सिमम 1/m इंटू VR, अर्थात VR का गुणा करेंगे तो मैक्सिमम यांत्रिक लाभ हो जाएगा। प्रथम गिरनी का निकाय क्या होगा कि 2 की पावर n होता है। 3 नियम होते हैं, पहला 2 की पावर n, दूसरा n होता है, तीसरा 2 की पावर n -1 हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं व्यासांतरी घूर्ण गिरनी के लिए वेगानुपात 2D/d-d, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साधारण पहिए के लिए धुरा के लिए वेगानुपात क्या होगा, d/d होगा। साधारण पहिए तथा धुरा के लिए वेगानुपात dy का स्मॉल जो कैपिटल D है वो पहिया है, और जो स्मॉल d है ये धुरा का डाया है, और ये पहिए का ढाया कैपिटल D। व्यासांतरी पहिए तथा धुरा के लिए वेगानुपात 2D/d1 - d2, अर्थात d जो होगा बड़े पहिए का होगा और ये छोटे छोटे पहिए के d1 और d2 दो होंगे। तो इस तरह से ये ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो 2D/ क्या हो जाएगा, d1 - d2। सरल स्क्रू जैक के लिए वेगानुपात 2πL/p होगा, 2πL/p। परफेक्ट फ्रेम, जैसा कि परफेक्ट फ्रेम 2J-3 को संतुष्ट अगर करता है तो परफेक्ट होता है, नहीं संतुष्ट करता है तो इम्परफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चाल कैसी राशि है। चाल एक अदिश राशि है, अर्थात चाल जो होता है इसकी दिशा फिक्स नहीं होती, किस दिशा में कर रहे हैं गति, तो चाल क्या होगी कि एक अदिश राशि होगी। लेकिन अगर वेग कहेगा तो वेग एक सदिश राशि, क्योंकि वेग हमेशा विस्थापन में गति करता है और विस्थापन भी सदिश होता है, इसलिए वेग भी सदिश ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी पिंड के विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन जैसा अभी हमने देखा, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और दूरी परिवर्तन दर को चाल कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या मंदन कहते हैं, और धनात्मक त्वरण त्वरण ही होता है। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तो पिंड का भार क्या होगा, 2g हो जाएगा। पिंड का वेग क्या होगा जब वह h ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, तो v बराबर, जैसा कभी हमने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आता है, v बराबर √2g। ध्यान दीजिएगा, आनत तल पर सरक रहे पिंड का त्वरण क्या होगा, g sin थीटा। आनत तल पर अगर कोई इंक्लाइंड प्लान है, उस पर अगर कोई पिंड सरक रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, यहाँ पर कोई पिंड है, इसका त्वरण अगर ये सरक रहा है तो त्वरण क्या होगा कि g sin थीटा हो जाएगा। गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा बल में संबंध किस में होते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम, जैसे कि F बराबर यमय हमने पढ़ा, F बराबर यमय द्वितीय नियम में था। और प्रथम नियम में क्या था कि कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहे जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। और द्वितीय नियम F बराबर यमय, अर्थात द्रव्यमान यम और बल F का संबंध किस में है, द्वितीय नियम में है, इसलिए न्यूटन के द्वितीय नियम में द्रव्यमान तथा बल में संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा बल में संबंध न्यूटन के द्वितीय नियम पर है। फिर डी एलम्बर्ट का सिद्धांत भी द्वितीय नियम पर ही काम करता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंदूक के पीछे की ओर हटना गति के तृतीय नियम पर होता है, क्योंकि इसमें क्रिया जितना बंदूक आगे की तरफ बल लगाता है उतना पीछे की, इसलिए बंदूक पीछे की तरफ आ जाती है। न्यूटन का द्वितीय नियम P बराबर P माइनस यमय, जैसे F बराबर हम मान लेते हैं कि यमय है, बराबर हटाएंगे तो F माइनस यमय बराबर 0, वैसे यहाँ पर बल को P मान लिया गया है तो P माइनस यमय बराबर 0 हो जाएगा। जब कोई पिंड गुरुत्वीय बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका भार 0 होता है। कोई पिंड अगर ऊपर से गुरुत्वीय बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उसका भार 0 होगा। नेक्स्ट, प्रक्षेप गति का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। क्षैतिज पर प्रक्षेपण के लिए उड्डयन काल का सूत्र 2u sin α/g हो जाएगा। प्रक्षेपण बिंदु से लेकर बिंदु से के गिरने वाले बिंदु के बीच की दूरी कहलाता है परास कहलाता है। क्षैतिज पर प्रक्षेपण के लिए परास का सूत्र r बराबर u² sin 2α/g। अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होगा, 45 डिग्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग आते हैं, ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र h बराबर u² sin² α/2g।
याद रखिएगा। अधिकतम ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होगा, h² बराबर u² sin स्क्वायर अल्फा अपन 2g। प्रक्षेप गति में पर्यालयाकार पथ के लिए सूत्र y² gx² बटे 2u² sin स्क्वायर अल्फा प्लस x tan अल्फा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन में कई चक्कर आए हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, कोणीय वेग की इकाई क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। अगर यही कोणीय त्वरण हो जाता तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाता। याद रखिएगा। n चक्कर प्रति मिनट लगाने वाले पिंड का कोणीय वेग का सूत्र क्या होगा, 2πn/60 होता है। कोणीय वेग v और रेखीय वेग, जैसा कि भी हम लोगों ने देखा कि अगर ये त्रिज्या r है, इसको अगर हम त्रिज्या से तोड़ दें तो ये क्या होगा, सीधा हो जाएगा। अर्थात ये r का गुणा हम ओमेगा में कर दें तो ये क्या होगा, रेखीय वेग हो जाएगा, तो r ओमेगा हो जाएगा। रेखीय वेग ओमेगा तथा रेखीय वेग त्वरण में अनुपात v बराबर r ओमेगा। कोणीय त्वरण अल्फा और रेखीय त्वरण तो a=α/r हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माध्य स्थिति से किसी पिंड। नेक्स्ट देखते हैं कि माध्य स्थिति से किसी पिंड का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। कोई पेंडुलम है, हम मान लेते हैं कि एक चक्कर ये इधर आएगा, फिर एक चक्कर इधर यहाँ पर आएगा, तब इसका एक चक्कर होता है। तो माध्य स्थिति से एक तरफ, ये लेफ्ट या राइट चाहे जिस तरफ ले लेंगे, तो एक चक्कर ये दूरी जो होगी वो क्या होगी, आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट, प्रति सेकंड में पूरा किए गए चक्करों की संख्या। एक सेकंड में जितना चक्कर यह पेंडुलम लगाता है वो क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। कण के एक चक्कर पूरा करने में लगे समय, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक चक्कर अगर पूरा कर रहा है जितने समय में, उसे आवर्त काल कहेंगे। आयाम हमेशा कितना होता है, आयाम जो होता है, ये पेंडुलम अगर यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, अगर ये चारों तरफ घूमे तो एक वृत्त बना ले, तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो इसके रेडियस के बराबर, अर्थात त्रिज्या के, वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त बनाएगा उसकी त्रिज्या के बराबर। आयाम हमेशा वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। आवर्त काल के लिए सूत्र क्या होगा, t=2π/ω होता है। यहीं अगर हम आवृत्ति कहें तो आवृत्ति आवर्त काल का उल्टा होता है, तो ये ω/n बराबर ये हो जाता ω/2π। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग अधिकतम होगा माध्य स्थिति पर। अर्थात अगर कोई पेंडुलम है, अगर इस पर सरल आवर्त गति कर रहा है तो इसका मैक्सिमम ये अधिकतम होता है माध्य मीन पर होता है। अधिकतम जो वेग होगा मीन पर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इसका वेग किनारे पर ये 0 हो जाता है, इसलिए ये लौट आता है। तो अधिकतम किस पर होगा, माध्य मीन पोजीशन पर, और मैक्सिमम क्या होगा, किनारे पर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण शून्य कहाँ पर होगा, माध्य स्थिति पर ही त्वरण शून्य होता है। माध्य स्थिति पर त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, और किनारे पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति कर रहे कण का बिंदु का वेग v=ω/r² - y²। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए त्वरण का सूत्र ω² y हो जाएगा। सरल आवर्त गति कर रहे कण का अधिकतम वेग ω/r, सरल आवर्त गति कर रहे अधिकतम त्वरण ω² r। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे सब, कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का अधिकतम त्वरण ω² r, वेग क्या होगा ω/r, त्वरण क्या, कोणीय त्वरण ω² y हो जाएगा। हेलिकल स्प्रिंग। नेक्स्ट, हेलिकल स्प्रिंग का बंद सिरा एक दूसरे सिरे से W भार लगा हुआ है, सरल आवर्त गति कर रहा है। इसके लिए आवृत्ति का सूत्र 1/2π g/del। आवृत्ति का सूत्र ये हो जाएगा 1/2π g/del। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सरल स्प्रिंग, एक हेलिकल स्प्रिंग के बंद सिरा एक दूसरे सिरे पर W भार लगा हुआ है, सरल आवर्त गति कर रहा है। इसके लिए आवृत्ति का सूत्र 1/2π g/del। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, t=2π करड़ी में L/g। वह लोलक जो एक सेकंड में एक बीट पूरा करता है वो सेकंड लोलक होता है। अर्थात वह लोलक जो एक सेकंड में एक बीट पूरा करता है, सेकंड लोलक। सेकंड लोलक की लंबाई कितनी, 99.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे कि अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार के पहिए की गति क्या होता है, संयुक्त रूप से रेखीय तथा घूर्णन गति होता है। कार का पहिया क्या होगा, ये कार का पहिया अगर हम मान लेते हैं तो इसका गति ये घूर्णन गति, यहाँ से कार तो घूर्णन, पहिया तो घूर्णन घूम रहा है, लेकिन ये आगे चलता रहता है, इसलिए रेखीय और घूर्णन दोनों गति होता है। एक जूल के समतुल्य है 1 न्यूटन पर मीटर।
एक जूल बराबर है कार्य, एक जूल मात्रक किसका है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक वाट के समतुल्य, एक वाट के समतुल्य बराबर, एक वाट बराबर होता है 1 जूल/सेकंड होता है। शक्ति P बराबर क्या होता है? T इंटू ओमेगा होता है, ये शक्ति का मात्रक वाट होता है। P बराबर T ओमेगा अर्थात इसका मात्रक वाट होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। जितना कार्य कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है वो एनर्जी होती है, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा अर्थात 1 बराबर V बराबर क्या होगा? 1/2 mv² अर्थात मास और वेग दोनों पर डिपेंड करता है। इस नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंग के संपीड़न में इकट्ठा किया गया स्थितिज ऊर्जा कहलाता है विकृति ऊर्जा। अर्थात स्प्रिंग में जो इकट्ठी ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है? विकृति ऊर्जा। कोई स्प्रिंग है उसमें जो एनर्जी स्टोर करता है वो डिफॉर्मेशन एनर्जी कहलाता है। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र 0.5 mv² अर्थात 1/2 mv² होता है। 2 का अगर भाग दे देंगे इसमें 1 में तो कितना होगा? 0.5 mv² हो जाएगा। फिर घूर्णन का गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र 0.5 I ओमेगा² अर्थात घूर्णन कर रहा है इसलिए V क्या होगा? I हो जाएगा, और जो यम है वो भी आई हो जाएगा, और वी जो होगा ओमेगा हो जाएगा। कंपाउंड लोलक का आवर्तकाल T=2π करड़ी में k² इंटू L² k² प्लस L² बाई GL। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है, 1 बीट पर सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। किसी पिंड पर कार्य करने वाले क्रिया रेखा भिन्न तलों में होती है तो उसे भिन्न तली बल कहते हैं। ऑलरेडी एक ही तल में है तो एक तली बल, भिन्न तली कहते हैं भिन्न, अर्थात इंग्लिश में अगर देखें तो प्लानर फोर्स, को प्लानर। अगर एक ही प्लान में है तो प्लानर और भिन्न प्लान में है तो को प्लानर हो गया। जिन बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर नहीं मिलती उसे असंगामी बल, अगर एक बिंदु पर मिलते हैं संगामी, नहीं मिलती हैं तो असंगामी बल। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया कि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन लगभग आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बाहर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में।